नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एकदम से ऐसा लग रहा था जब ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र, तो शुरू में ऐसा लगा कि कहीं ये इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आया। अडानी मुद्दे पे लोगों की अलग अलग राय थी और उसके बाद भी पार्लियामेंट में उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था। उसका एक कारण ऐसा भी बताया गया कि समाजवादी पार्टी के जो सबसे सीनियर मोस्ट उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, सीटिंग अरेंजमेंट को लेके थोड़ा उनका गुस्सा था मन में। लेकिन ये सब पूरा सेशन चलता रहा, उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था। लोग एक स्वर में नहीं बात कर रहे थे, बात तो कर रहे थे लेकिन एक स्वर में नहीं थे। लेकिन कल से पार्लियामेंट में 2-3 दिन से ये हुआ कि जब से डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा उठा है और जब से डॉक्टर अंबेडकर को अमित शाह ने एक बहुत ही गंदे ढंग से पेश किया है और उनके बारे में जो जो कहा है, उसने एक नई ऊर्जा या ये कहिए कि इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी का काम किया है। मैं यहाँ एक और चीज़ कह दूँ कि कल जब देख रहे थे एक नया नारा इस देश में अब शुरू हो रहा है और वो अच्छी बात है। जय श्री राम का जो नारा था उसको भाजपा के लोग देते थे और उसके विरोध में विपक्ष वालों के पास ऐसा कोई बढ़िया नारा नहीं था, क्योंकि ये होता था कि अगर आप जय श्री राम के नारे का विरोध कर रहे हैं तो आप एंटी हिंदू हैं, ये सारी चीज़ें बोली जाती। लेकिन कल जय श्री राम का जो एक मुफीद नारा कल आया और बीजेपी के अगेंस्ट एक नारा उसी बुलंदी के साथ बोला गया, उसका नाम था जय भीम। और जिस शिद्दत के साथ और जिस मतलब मन लगा के सब कल जय भीम एक सुर में बोला जा रहा था, वो देखने में अच्छा लगा कि कम से कम तो विपक्ष को संजीवनी मिली। और 4-5 विपक्ष के नेता, 4-5 पार्टीज, जैसे टीएमसी ऐसा लग रहा था थोड़ा सुर बदल गया है, वो भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। समाजवादी पार्टी थोड़ा कांग्रेस से डिस्टेंस रख रही थी, वो भी इसमें तैयार है। जैसा कल हुआ, राहुल गांधी सपा सांसद बगल में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, ये उनके पास गए, हाथ हाथ मिलाया रामगोपाल यादव से और फिर सबको लेके एक साथ ही आ गए और फिर सब लोग एक साथ ही प्रदर्शन करने लगे। ऐसा भी कहा गया था कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप है वो सावरकर पे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस लोकसभा में आक्रमण किया था, को बताया था कि उनकी पोल खोली थी, उसको लेके वहाँ थोड़ा सा मन में कहीं कुछ शंका थी, वो भी दूर हो गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसने बार बार ये कहा कि हम लोग अलग लड़ेंगे और हमारा कुछ नहीं, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर वाले मुद्दे पे एक फ्रंट पे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहीं ना कहीं एक बार ये लगा था नेशनल कॉन्फ्रेंस तो साथ में सरकार चला रही है, लेकिन उनके उमर अब्दुल्ला जी के कुछ बयानों से ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा इंडिया गठबंधन से गुस्सा है। लेकिन ये सब चीज़ें अब गौड़ हो गई और सारा एक मामला हो गया कि जिस तरह से अमित शाह और बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर को कमतर करने की कोशिश कर रही है, उसका डट के विरोध किया जाएगा और उसमें सब एक है। अब ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि ये जो मुद्दा है, ये बीजेपी के जो चाणक्य हैं, जो मतलब रणनीतिकार और जो सब कुछ ऑल इन वन है, ये उन्होंने दे दिया। देखिए, अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो ये केवल और केवल उनका जो चित्त और जो उनकी स्टाइल है उसकी वजह से ये सब समस्या हो रही है। एक तो राज्यसभा में आके आपको इतने आक्रामक होकर 90 मिनट की स्पीच दे के आप ये सब क्या कहना चाह रहे थे, आप किसको एड्रेस कर रहे थे। अच्छा, दूसरा ये है कि आप लिखित भाषण दे रहे थे, तो ये भी नहीं है कि कोई आप स्लिप ऑफ द टंग था। आप जब भाषण बनाते हैं तो उसके साथ हिसाब से पढ़ रहे थे, उसमें आपके पॉइंटर ये रहा होगा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर पे मैं ऐसा एक वो करूँगा। अमित शाह साहब को एक चीज़ समझ नहीं आती है कि आपके जब आप जोक मारते हैं ना, या जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो आपसे जो डरे हुए लोग हैं वो ताली बजाते होंगे, वाह शाह साहब, वाह अमित भाई, वाह। आम आदमी को उस पर गुस्सा आती है या डर लगता है, क्योंकि ये भी है, ये क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जब कमज़ोर पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ अपने आप ऐसा हो जाता है कि इंडिया गठबंधन में एक नई जान आ जाती है। सदन अब 3 दिन चलना बाकी था, धीरे से उसको, मतलब आपके 2 लोग तो बैठे ही हुए हैं सभापति दोनों, तो वो दोनों सभापति सक्षम थे, सदन को नहीं चलाने देना चाहते थे। दोनों लोगों से इशारा भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जब आपसे गलती हो गई तो उस पर चुप रह जाना चाहिए था, उस पर पीसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्रेसिव हो के, अच्छा फिर ये कहने की, ये झूठ बोलने की, क्या आप
फिर काहे के लिए ट्विटर को लिखने लगे? काहे के लिए आप ये स्टैंड ले लिए कि नहीं नहीं तोड़ मरोड़ के किया गया है और मैं लीगल कार्रवाई करूंगा? क्यों नहीं लीगल कार्रवाई कर रहे हैं? तोड़ मरोड़ के हुआ है, रिटन स्पीच आपकी निकाल ली गई है राज्यसभा की। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए, शायद जिसको कहते हैं कि कयानात, निज़ाम, नेचर, हुज़एवर इट इज़, उसने फिर से इनको एक मंच पे इकट्ठा होने का एक मौका दिया है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि डॉक्टर अंबेडकर का मामला ऐसा है कि अब अडानी जी का भी विप नहीं चलेगा। अडानी जी तो विप देते हैं ना, तुम हट जाओ, तुम चलने दो, तुम पीछे आ जाओ। वो अडानी जी का भी विप नहीं चलेगा। उसको कहते हैं ना सोने का जूता अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब जान पे अब पड़ी है, वोट नहीं देगा कोई। दूसरा, ईडी का डंडा भी नहीं चलेगा, ईडी का डंडा भी यहाँ पे निष्प्रभावी हो जाएगा। और तीसरा ये भी कि इस मुद्दे पे कोई तटस्थ नहीं रह सकता है। या तो आपको स्टैंड लेना होगा, स्टैंड लेंगे तो आपको बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ बोलना होगा। भाई मायावती जी को बोलना पड़ा ना, मायावती जी तो बिल्कुल मतलब वो पहले दिन से वन इलेक्शन वाला है, अभी आया नहीं, आपका कोई संसद सदस्य नहीं है लोकसभा में, आप लगी हुई नहीं है हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। कहाँ सपोर्ट करते हैं लोकसभा में? राज्यसभा में अकेला एक। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी को भी तुरंत नहीं बोलें। जब एक उनको लगा कि तो माहौल ही यहाँ से निकला जा रहा है और मैं ही तो एक अकेली थी जिसको जो ये मानती थी कि दलित राजनीति की मैं ही अकेली मतलब मेरी मोनोपोली है, मेरा प्रोप्राइटरी आइटम है, क्या हुआ? बोलना तो आपको भी पड़ा। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है। अच्छा, हुआ कुछ ऐसा कि राहुल गांधी ने इस सेशन के शुरुआत में मनुस्मृति और संविधान ले आए थे। संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा, चीज़ें बहुत क्लियर थी। संविधान का मतलब डॉक्टर अंबेडकर का नाम अपने आप ही आया जाएगा, चाहे आप उनको चाहते हो ना चाहते हो, और मनुस्मृति का नाम आते ही आरएसएस और बीजेपी आएगा। अब एंटी बीजेपी या एंटी आरएसएस के विरोध में जो पूरे राष्ट्र में चल रहा है, उसमें कौन पार्टी खड़ी है? उसमें सबसे प्रमुखता से कौन पार्टी दिख रही है? कांग्रेस पार्टी दिख रही है। बीजेपी का हमला सबसे ज़्यादा किस पर हो रहा था? एज अ पार्टी कांग्रेस पार्टी, एज अ लीडर अगर बीजेपी अपने तर्कश से 100 तीर चलाती है तो 99 तीर किसके ऊपर होते हैं? राहुल गांधी। इस पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है देश में। तो फिर लीडर कौन होगा? अगर राहुल गांधी सारी बीजेपी का पूरा ये झेल रहे हैं तो लीडर भी तो वही होंगे ना, क्योंकि विपक्ष के लीडर तो वही होंगे। अब सवाल ये है कि जरा 2-3 चीज़ें हैं। ममता बनर्जी जी का जो अडानी के उस पर रुख था, और वैसे भी एक जनरली जो अब मैं वो चर्चा कर रहा हूँ जो आम जन में है। हो सकता है कोई बोलता ना हो, लोगों को लगता हो भाई इंडिया गठबंधन एक जगह रहे, लार्जर इंटरेस्ट में ही अच्छा है कि विपक्ष के वोट बटे ना, इसलिए कोई नहीं बोलता होगा कई लोग। लेकिन क्या कभी कभी लोगों में ये चर्चा नहीं होती कि कोई इनका एक कोई अंडरस्टैंडिंग है विथ बीजेपी लीडरशिप? क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक जो हुई थी कलकत्ता में, उसको जिस ढंग से उस पर से बीजेपी ने एकदम से उसको छोड़ा, लगता है साफ साफ कि कुछ ना कुछ हुआ है, तय हुआ है आपस में। जिस तरह से धनखड़ साहब को उप राष्ट्रपति बनाया गया और उससे पहले वो दार्जिलिंग में मीटिंग हुई, सबको पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसमें डील हुई होगी। ईडी की कार्रवाई पे रोक है। आप ये बताइए कि ममता बनर्जी जी हो या उनके अभिषेक, कुछ छोटा मोटा केसेस चल रहा हो लेकिन कोई मेजर हो रहा है, कोई अरेस्ट किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाने अनजाने ये बातें तो चर्चा अब हो रही हैं। अखिलेश यादव जी, किसी पे उनके घर में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई ईडी की? सबको पता है, आय से अधिक संपत्ति वाला मामला उनका, कहते हैं कुछ हुआ उस पर? क्या कारण है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इस मुद्दे पे लड़ते हुए दिखाई दी, जो असमानता की बात है या अडानी की बात है? भाई एक चीज़ ये बताइए, मायावती हुए, ओवैसी हुए, इनके ऊपर कभी कोई जांच होती है? कोई जांच की गई तो कैसे नहीं माना जाए कि इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ? देखिए, मुझे जो लगता है कि अभी के मामले में, डॉक्टर अंबेडकर के वाले मामले में, जैसे 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले देश का जो अल्पसंख्यक था वो पूरी तरह से रैली अराउंड कर गया था, कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया था, और उसने ये भी तक कह लिया था कि कांग्रेस हारे चाहे जीते, वोट हम कांग्रेस को देंगे, और जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ रहा है वो हम उसको वोट देंगे। और यही हुआ भी।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय जो मुझे लग रहा है जो दलित वोट है वो शिफ्ट हो रहा है, यूपी में तो जबरदस्त शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इस समय क्योंकि अमित शाह जिस तरह की बात की है, बीजेपी का चेहरा नकाब हट गया है, लोगों को पता है बीजेपी किस तरह के का व्यू रखती है दलितों के बारे में, उसका मूल विचारधारा क्या है, तो वो वोट कांग्रेस के पीछे आके खड़े हो जाने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जैसे अल्पसंख्यक खड़ा हो गया था, उससे कांग्रेस को बहुत ताकत मिली, अगर दलित वोट भी अगर आके कांग्रेस के साथ खड़ा हो जा रहा है तो उससे उनको बहुत ताकत मिलेगी। एक चीज़ और है जो बार बार कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, अडानी जी। आपको क्या लगता है अडानी जी ये सब मैनेज कर लेंगे जो उनकी समस्याएं विदेश में चल रही हैं? और यूएस तो कोर्ट कचहरी है, कीनिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कहाँ कहाँ नहीं है। तो अडानी जी का इशू क्या मैनेज कर लेंगे? देखिए, अपने हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन विदेश का क्या होगा? मैं जरा एक और आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर कर ले रहा हूं, इसलिए कि आपको समझ में आए। इंडिया गठबंधन के कुल 234 सदस्य हैं, उसमें से 99 कांग्रेस के हैं, तो बचे 135। अब जो सबसे बड़े 6 राज्य हैं देश के, उनके बारे में बात कर लीजिए। अब 6 राज्य कौन है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है उसको 43 सीट मिली, 37 सीट सपा को मिली और 6 सीट कांग्रेस को मिली। अगर कांग्रेस साथ और सपा साथ नहीं लड़ी होती तो नुकसान किसका होता? जो बार बार लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस को अकोमोडेट करना चाहिए, नुकसान किसका होता? क्या 37 सीट रहती अखिलेश यादव जी की? अपने आप जवाब दीजिएगा, ये कोई मैं इसलिए, अपने आप जवाब दीजिएगा। आर यू कन्विंस कि अखिलेश यादव जी कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग लड़ते तो क्या अखिलेश यादव जी की 37 सीट्स आती? उसी तरह से मैं इस बार महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 9 सीट आई, एनसीपी शरद पवार की 8 आई और कांग्रेस की 13 सीट आई। क्या कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ती और उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार एक साथ लड़ते तो उनकी 9 और 8 सीट आती? नहीं ना। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस जैसा भी खराब हो, स्ट्राइक रेट जितना भी खराब हो, लेकिन कांग्रेस की यूटिलिटी है। मैं सबसे बड़ी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी ज़रूरत है। 2 नंबर की पार्टी AIT तृणमूल कांग्रेस है, 3 नंबर की इन इंडिया गठबंधन। कितनी सीटें? 29। और ये तय है कि 29 सीट ममता बनर्जी अपने बूते पे अपने आप लड़के चुनाव में 29 सीटें लाई हैं। एक ही एक्सेप्शन है, डीएमके की 22 सीटें हैं, वहाँ कुल 39 सीट्स हैं। 39 सीट्स में डीएमके की 22 और कांग्रेस की 9। अगर कांग्रेस भी वहाँ अलग लड़ रही होती तो क्या डीएमके 22 सीट ला पाता? और डीएमके के नेतृत्व में वहाँ पे इंडिया गठबंधन ने 39 में 39 का स्कोर दिया है, क्या ये स्कोर हो पाता? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस को अकोमोडेट करना चाहिए, कांग्रेस ऑर्गेनाइज नहीं है, वीक है, लेकिन कांग्रेस की अहमियत भी है, और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी की अहमियत भी है। एक और बड़ा प्रदेश है बिहार, 42 सीट्स। तो बिहार में जो भी सीट आई, बहुत सीटें आई, 4 सीट आरजेडी की आई, 3 सीट कांग्रेस की आई, 3 सीट सीपीएम की आई, सीपीआईएमएल की, माफ़ कीजिएगा, 2 सीट आई। क्या होता? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में अगर कांग्रेस अगर अलग लड़ रही होती तो क्या आरजेडी की 4 सीट आती? नहीं ना। तो इसलिए बार बार इस रोने को बंद करना चाहिए कि भाई कांग्रेस है, कांग्रेस का है। कांग्रेस की अहमियत है। आपका जो आज की तारीख में जो विपक्ष का पूरा फ्रंट बन रहा है, उसमें कांग्रेस के बिना वो फ्रंट नहीं माना जाएगा कि वो कोई एक सशक्त फ्रंट है। सब लोग अपना अपना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो 6 मैंने आपको पार्टियां बताई, समाजवादी पार्टी यूपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल, डीएमके तमिलनाडु, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र और आरजेडी बिहार, ये 6 पार्टी हैं। इन कुल पार्टी का जो टोटल सीट्स हैं इनके संसद सदस्य लोकसभा में वो 109 है। तो कुल 234, 234, 99 कांग्रेस के निकाल दीजिए तो 135 में
6 जो टॉप सीट के नंबर के हिसाब से सबसे बड़े घटक दल हैं, उनके पास 109 सीट बचती है 26 सीट, किसी के पास 2, किसी के पास 1, किसी इस तरह से है। तो ये भी एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस वो भले ही इन 6 राज्यों में, वेस्ट बंगाल एक एक्सेप्शन है, पार्टी के रूप में 2 एक्सेप्शंस हैं, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जब सहयोग में लड़े थे तो ऐसा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पंजाब में आमने सामने लड़े तो बीजेपी को आपने किनारे कर दिया था। इस डॉक्टर अंबेडकर वाली डिबेट से एक बात और हो गई है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के साथी या उनको मानने वाले विपक्ष में हैं, मनुस्मृति और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इस तरह की भाषा बोलने वाले बीजेपी में है। ये देश के सामने स्पष्ट होता जा रहा है और इसी वजह से 2 नेताओं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं 2 नेता इसलिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी, हालांकि 4 एनडीए के नेताओं पे है, 2 पे ज़्यादा प्रेशर है। एक नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत प्रेशर है, एक चंद्रबाबू नायडू। उनको डॉक्टर अंबेडकर वाले मामले में एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। और 2 पार्टी और हैं जो वैसे तो एनडीए के साथ बिल्कुल ठीक है। रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके में चिराग पासवान उसके सर्वेसर्वा हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो मेरे हिसाब से मायावती जी, जो कहने को तो तीसरी ताकत है, लेकिन किसके इशारों पे कैसे वोट देती हैं, क्या करती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो लब्बो लुआब ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए एक फिर से अपॉर्चुनिटी आई है। सब लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। लोगों की बहुत इस समय आकांक्षाएं हैं। लोगों को लगता है कि जो महाराष्ट्र में हुआ उसको डिस्काउंट कर रहे हैं लोग, ये मान रहे हैं कि वो फेयर इलेक्शन नहीं था। तो ऐसे में ये जो एक चाणक्य ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि नेचर ने दी कि इस तरह के हालात बन गए, वो एक हरदम डिबेटेबल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल तो विपक्ष को एकजुट होके जो जिस तरह की विचारधारा को पुश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसको तो रोकना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।